हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी पोर्टल एंड आई एम सोनम एंड आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके थे टाइप्स ऑफ नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर सिस्टम हमने देखा था, प्लेस वैल्यू चार्ट्स हमने देखे, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो कि अगर किसी भी डिजिट का किसी भी नंबर में आपको अगर प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू निकालना है तो वो आप आराम से निकाल सकते हो। एंड इफ़ एनीवन हैज़ नॉट सीन माय फर्स्ट वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो नंबर सिस्टम की। और तो आज मैं स्टार्ट करवाने वाली हूँ मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी पोर्टल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप हर किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, आराम से आप तैयारी कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट की। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको नोट्स अगर चाहिए हैं, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो या बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो या SSC हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उसके लिए नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हर एक किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स की जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स नाउ। अगर हम देखें मल्टीपल्स का मतलब क्या है और फैक्टर्स का मतलब क्या है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि 2 × 3 अगर 6 है, 2 × 3 is 6, then 2 and 3 are called factors of 6। 2 और 3 को हम क्या बोलेंगे कि 2 और 3 are factors of 6। और 6 के लिए मैं क्या कहूँगी कि 6 is a multiple of 2 and 3। ओके, 6 is a multiple of 2 and 3। ये तो एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन मैंने एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि हाँ 2 × 3 कर रही हूँ, 6 आया है, तो 2 और 3 are factors of 6 and 6 is a multiple of 2 and 3। बट उसकी डेफिनेशन क्या है, तो मल्टीपल से हम स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल्स मतलब अगर मैं किसी भी नंबर के मल्टीपल की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल 3 के मल्टीपल्स की बात कर रही हूँ, तो 3 में आप चाहे कोई भी नेचुरल नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो दैट नंबर, द रिजल्टेंट नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 3। मतलब अगर मैं 3 में 5 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आ गया 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। देन 3 में मैंने 12 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया 36 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब मल्टीपल्स कैसे आते हैं, अगर किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप डिफरेंट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की बात करें, ये तो बात हो गई डेफिनेशन की कि अगर किसी भी नंबर का आपको मल्टीपल चाहिए तो आप किसी भी नेचुरल नंबर से आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, करेक्ट। अब अगर हम बात करें फर्स्ट 5 मल्टीपल की, अगर क्वेश्चन है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो उसको आप कैसे निकालोगे, तो आप नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो 1 से, करेक्ट। तो यू विल डू 3 × 1, फिर आप करोगे 3 × 2, फिर आप करोगे 3 × 3, फिर आप करोगे 3 × 4, देन यू विल डू 3 × 5। तो ये आ गया आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो आंसर क्या आ गया 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो सो दिस इज फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आया कि राइट द 100th मल्टीपल ऑफ 9। ओके, देन व्हाट यू विल डू, द क्वेश्चन इज yes, the question is to write for 100th multiple of, the question is to write 100th multiple of 9। तो इसका क्या मतलब है, 100th मल्टीपल ऑफ 9 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से और ये क्या आ गया 900 आ गया। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए 5th मल्टीपल ऑफ 6, 5th multiple of 6 will be 6 × 5 which is 30, ठीक है।
इसका मतलब अगर आपका यहाँ पे जो भी आप चेंज करते जा रहे हो तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर विद 1. अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ 8 का, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज आई विल मल्टीप्लाई 8 विद 1, दैट इज 8. सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 16. थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 मल्टीप्लाई 3, 24. इसी तरीके से जो भी नंबर आपको पूछा गया है, 10th मल्टीपल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 12th मल्टीपल ऑफ 8 विल बी 8 मल्टीप्लाई 12 विच विल बी 96. ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है. कोई भी किसी भी नंबर पे आपको पूछा गया है कि 10th मल्टीपल ऑफ 8 या 100 मल्टीपल ऑफ 8, 200 मल्टीपल ऑफ 8, जस्ट आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे और जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. ओके, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की. मल्टीपल्स तो हमें समझ आ गया कि अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का मतलब है उस नंबर में डिफरेंट नेचुरल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. ठीक है, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स? देखो, मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6. तो मैंने कहा कि 2 और 3 जो हैं वो हैं फैक्टर्स 6 के. इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 जो हैं वो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, है ना. 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 0. 3 से अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगी तो भी आएगा रिमाइंडर 0. मतलब ऑल द नंबर्स विच विल डिवाइड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6. करेक्ट. अब मैं देखती हूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वो देखती हूँ मैं. ये तो सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात हुई ना कि 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 6, दैट्स वाई 2 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 6 को, 3 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा 6 को, इसीलिए 2 भी फैक्टर हो गया 6 का, 3 भी फैक्टर हो गया 6 का. ठीक है, अब हम सारे फैक्टर्स की अगर बात करें तो मुझे मान लो फैक्टर्स निकालने हैं 6 के, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगी. ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 6 इज 6, करेक्ट. फिर उसके बाद मैं 2 से स्टार्ट करूंगी, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6. ठीक है, 2 के बाद मैं जाऊंगी 3 पे, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6. लेकिन ये जो 3 है ये तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुकी हूँ ना, 3 मल्टीप्लाई 2 तो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगी, इसके आगे नहीं लिखूंगी मैं कुछ भी. अब मैं लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 6. फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6. 1, 2, 3 एंड 6. फाइन. इस तरीके से हम निकालते हैं फैक्टर्स किसी भी नंबर के. अगर मुझे फैक्टर्स निकालने हैं, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 56. 56 मैंने ले लिया. बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 56 इज 56. 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, है ना. कोई भी नंबर मैं बोल दूँ 1110 की भी अगर मैं बात करूँ तो 1 मल्टीप्लाई 1110 विल बी 1110. मतलब 1 तो सभी का फैक्टर है. फाइन. और वो जो नंबर खुद है वो भी सबका फैक्टर है. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. फाइन. अब हम 1 के लिए हमने देख लिया. अब हम जाते हैं 2 पे, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड होगा. और कितने पे डिवाइड होगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16. 2 मल्टीप्लाई 28 इज 56. अब हम 3 पे जाते हैं, तो 3 पे चेक करो कि जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना. 4 से हम चेक करते हैं तो 4 से डिवाइड होगा और वो कितने पे होगा? 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. फिर हम 5 पे चेक करते हैं, 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है. और फिर हम जाएंगे 6 पे, नहीं आता 6 की टेबल में 56. 7 की टेबल में 56 आता है. वो कब आता है? 7 मल्टीप्लाई 8 इज 56. अब 7 के बाद हम क्या देखेंगे? 8 को देखेंगे, है ना. और 8 7 ज़ा 56, ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. 8 मल्टीप्लाई 7. अब इसके आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 56 विल बी 1 2 4 7, 1 2 4 7. उसके बाद 8 14 28 56. 8 14 28 56. ठीक है, तो ये आगे आपके ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं फैक्टर्स 56 के. ठीक है, अब मैं एक रैंडम क्वेश्चन आपको देती हूँ कि अगर आपको चेक करना हो
कि वो नंबर जो है वो किसी गिवन नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपको इतना तो समझ आ गया है कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो उनको कम्प्लीटली डिवाइड करते हो, दैट विद द नंबर्स विच विल डिवाइड दैट नंबर कम्प्लीटली आर फैक्टर्स। तो अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, द क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 498? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है कि 9 जो है वो 498 का फैक्टर है या नहीं है। अगर 9 फैक्टर है, इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई समथिंग विल गिव यू 9 498। यही है ना इसका मतलब, कि 9 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगी जिससे कि 498 आ जाएगा। या फिर दूसरे लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया कि फैक्टर जब होता है तब अगर ये 9 जो है ये इस 498 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो वो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली 498 को 9 से डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 35, 9 6 ज़ा 54। तो 9 5 ज़ा 45 हम करेंगे 45, तो ये आ जाएगा 4 48, अगेन 9 5 ज़ा 45, तो ये आ गया 3। आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, मतलब 9 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया 498 को। इसका मतलब डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 498। तो आपको ये समझ आ गई है बात कि किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि गिवन नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल उसको डिवाइड करके देखोगे। अगर डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली तो वो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल चेक करना हो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इज फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज गिवन इज 48 a multiple of 3 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 48 मल्टीपल है 3 का, इज इट ट्रू और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल का मतलब क्या है, 48 अगर 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 में मैंने कोई तो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया है जिससे कि मेरा क्या आया है, 48 आया है ना। इसका मतलब जब मैं 48 को डिवाइड करूंगी 3 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली 48 को डिवाइड कर देती हूँ 3 से। सो 3 1 ज़ा 3, 1 18, 3 6 ज़ा 18, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 16 इज 48। 3 में मैंने एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई किया दैट इज 16 और मेरा क्या आ गया, 48 आ गया। इसका मतलब 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि अगर हमें मल्टीपल का चेक करना हो या फैक्टर का चेक करना हो, आप दोनों ही केसेस में क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं तो फैक्टर है, तो वो फैक्टर है या मल्टीपल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, सो आई होप यू दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। येस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर वो होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, जो कि वो भी क्या क्या है, एक तो 1 है और एक वो खुद है फैक्टर। ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर, द नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स। करेक्ट। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं इनके। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे, नहीं, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं हम प्राइम नंबर। 2 के कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, दैट इज 1 और 2। 2 किसी और के टेबल में आता है, 2 के अलावा नहीं आता ना। तो 2 के कितने कौन कौन से फैक्टर हो गए, सिर्फ 1 और 2। उसके बाद 3 के भी कोई फैक्टर नहीं है, 3 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है 3 के अलावा। उसके बाद आएगा 4। अब 4 जो है, 4 एक इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, इसका मतलब 2 की टेबल में तो आएगा ही।
इसका क्या मतलब है कि 2 के अलावा हर एक इवन नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी भी 2 के अलावा किसी और इवन नंबर की मैं बात करूँगी, फॉर एग्जांपल 6 की, तो ये दोनों तो फैक्टर होंगे ही होंगे इसके, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर ज़रूर निकल जाएगा, और वो क्या होगा, 2 होगा वो फैक्टर, है ना। इसका मतलब 2 फैक्टर से ज़्यादा हो जाएंगे ना उसके फैक्टर, तो इसका मतलब क्या है, इवन नंबर्स का 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 इज़ दी ओनली इवन नंबर विच इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखते हैं 2, 3, उसके बाद क्या आया, 4 तो आएगा नहीं, इवन नंबर को तो अब मैं हटा ही दूंगी। 5 के बाद मैं चेक करूंगी 7 के लिए, ठीक है, 7 भी किसी और के टेबल में नहीं आता है। फिर 9 क्या है, 9 इज़ नॉट एन इवन नंबर, क्यों, सॉरी 9 इज़ नॉट एन प्राइम नंबर, क्योंकि 9 किसकी टेबल में आता है, 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, 1, 9 और 3 भी उसका फैक्टर होगा, इसीलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी 11 के लिए, 11 इज़ अ प्राइम नंबर। देन 13, इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँगी, 4 से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। उसके बाद 1 भी है, 1 इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, एक्चुअली 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, सो 4 के बाद है 6 के बाद है 8 के बाद अभी हमने देखा 9, है ना, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आ जाएगा 12, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या डेफिनेशन है प्राइम नंबर की, द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स, एंड द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर दे आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो आई होप you understood this topic. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is common factors, prime and co-prime numbers। हम देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की। अभी हमने देखा कि फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ नंबर 6 and 12, तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो 1 की टेबल में आता है 6, उसके बाद 2 की टेबल में आता है, फिर 3 की टेबल में आता है, उसके बाद डायरेक्टली 6 की टेबल में आता है। अब हम 12 की बात करते हैं तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, फिर 12 की टेबल में आता है, करेक्ट। अब देखो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर टर्म से ही आप समझ रहे हो कि कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो फैक्टर्स कॉमन है। अगर मुझे 6 और 12 के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो दोनों में कॉमन है फैक्टर्स, दैट आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, जो दोनों में आ रहे हैं, और 3 भी कॉमन है, करेक्ट। और एक और क्या कॉमन है, दैट इज 6। सो द कॉमन फैक्टर्स of 6 and 12 are 1, 2, 3 and 6, करेक्ट। कॉमन फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स दोनों नंबर्स, जो दो फैक्टर्स दोनों के फैक्टर्स कॉमन है, वो है कॉमन फैक्टर्स उनके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स तो हमें समझ आ गया, जिनके एक ही फैक्टर होते हैं, है ना, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हम 2 पेयर को बोलते हैं, 2 हो 3 हो, लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए, है ना। हम उनको को प्राइम नंबर्स तब बोलते हैं जब उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 9 and 14, ठीक है। 9 और 14 मैंने लिखे, 9 के फैक्टर्स आप बताओ एक बार, 1, 3 और 9 हो गया, ठीक है, 9 के फैक्टर्स। और 14 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 1, 2, 7 and 14, करेक्ट। ये हो गए 14 के फैक्टर्स। अब इन दोनों में से क्या 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे, नहीं है ना, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। सो दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स चाहे खुद प्राइम हो चाहे ना हो, लेकिन उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स और मैं देती हूँ इसमें आपको, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि प्राइम नंबर्स
और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स आर विच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स एंड को प्राइम नंबर्स आर, को प्राइम नंबर्स मतलब 2 नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 9 and here I am taking 24, not 24, but I will take okay, I will take 49. ठीक है, ये दोनों नंबर्स हैं. ठीक है, 9 और 49. फिर से यहाँ पे देखो 49 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? ये दोनों को प्राइम नंबर ज़रूर हैं. ठीक है, ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर हैं, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. 9 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3 और 9. और 49 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 7 एंड 49. करेक्ट. मतलब इन दोनों में क्या है कॉमन? सिर्फ 1 कॉमन है, इसीलिए ये दोनों क्या है? कॉमन को प्राइम नंबर्स है. 9 और 49 बावजूद इसके कि ये दोनों खुद प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन दे आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. So I hope this is clear to you. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is prime factors and prime factorization. तो prime factors से आपको prime numbers आपको पता है कि क्या है, तो prime factors क्या हो जाएंगे? Factors which are prime number, that are prime factors. For example, if I am taking an example 12 के factors तो ठीक है, मुझे पता है कि factors of 12 क्या होंगे? Factors of 12 will be 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ये होंगे 12 के फैक्टर्स. ठीक है, अब अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सिर्फ 1 इज़ नॉट एन प्राइम नंबर, तो सिर्फ क्या है? 2, 3 एंड ओनली 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स हियर ऑफ 12. प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है. ठीक है, अब ये तो बात हो गई सिर्फ फैक्टर्स की. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ मैथमेटिक्स में एक तरीका है किसी भी नंबर को स्प्लिट करने का, और वो भी कैसे स्प्लिट करने का? प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करना है. ठीक है, इसी में मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 12 का ही ले लेती हूँ. तो 12 को आप स्टार्ट करो डिवाइड करना प्राइम नंबर से. यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम नंबर लेना है. ठीक है, यहाँ पे क्या लेना है? सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है. तो 2 से मैं स्टार्ट करती हूँ. 2 इज़ अ प्राइम नंबर. 2 6 = 12. देन 2 से फिर से डिवाइड करूँगी इसको. 2 3 = 6. देन आई विल डू इट विद 3. 3 1 = 3. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 विल बी 2 × 2 × 3. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3. मतलब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल इन दिस. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ नंबर 116 ले लेती हूँ मैं. ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 116. तो आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है 116 का. तो यहाँ पे फिर से आप वही चीज़ करोगे. क्या करोगे? प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे. तो क्योंकि इवन नंबर है, अगर इवन नंबर आपको दिख जाता है तो 2 से ही स्टार्ट कर लो, सबसे बेटर है. तो 2 से स्टार्ट किया मैंने. 2 5 = 10, 2 8 = 16. अगेन इट विल गो विथ 2 बिकॉज 58 इज अगेन एन इवन नंबर. तो 2 2 = 4, 2 9 = 18. अब 29 आ गया. 29 खुद भी एक प्राइम नंबर है. 29 किसी की टेबल में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे 29 से ही कर लूँगी डायरेक्ट. 29 1 = 29. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 116 कितना क्या हो गया? 2 × 2 × 29. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 116. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. येस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज LCM एंड HCF. तो LCM का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. एंड HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. करेक्ट.
अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कॉमन मल्टीपल, दो नंबर्स में जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं उनमें सबसे छोटा जो होगा दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर्स, दो नंबर्स, दो या तीन या कितने भी नंबर्स हो उन सब के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें से जो सबसे बड़ा होगा दैट इज कॉमन फैक्टर। करेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 3 और 6 ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल्स की बात हो रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल्स लिखूंगी 3 के और 6 के। तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 3 × 1 इज 3, 3 × 2 इज 6, 3 × 3 इज 9, 3 × 4 इज 12, 3 × 5 is 15, then 3 6 are 18, डैश डैश डैश। ओके, दिस विल गो टू इन्फिनिटी। आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा अभी तक कि फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स, एवरी नंबर इज हैविंग फिक्स नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 इज हैविंग 4 नंबर ऑफ फैक्टर्स। 6 की मैं बात करूँ तो 4 फैक्टर हैं उसके, 36 की मैं बात करूँ तो 8 फैक्टर्स हैं उसके। इस तरीके से मतलब फिक्स हैं फैक्टर्स हर एक नंबर के। ठीक है, और लेकिन अगर हम मैं मल्टीपल्स की बात करूँ तो मल्टीपल्स इन्फिनाइट हैं, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बहुत सारे हैं, आप गिन नहीं सकते हो, क्योंकि आप किसी भी, अगर मैं मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रही हूँ तो 3 को आप कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज इन्फिनाइट, बहुत सारे होंगे, यू कैन नॉट काउंट देम। तो अब 6 की बात करते हैं। 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30 एंड इनटू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे 6। करेक्ट, दिस इज फर्स्ट वन इज 6, देन 12, यहाँ पे मैं ऐसे डैश लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर 18 है दोनों में कॉमन। उसके बाद और भी बहुत होंगे, यहीं तक हम देख लेते हैं क्योंकि हमें तो लीस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे छोटा हमें देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन फैक्टर्स की बात, कॉमन मल्टीपल्स की लिए बात करूँ तो स्टार्टिंग में कितने कॉमन मल्टीपल्स यहाँ पे मुझे दिख गए, दैट इज 6, 12 एंड 18। लेकिन इन तीनों में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, 6। सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या आया, 6 आया, मतलब 3 और 6 का सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 6। सो दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 3 and 6। ओके, इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब जो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर आता है किसी भी नंबर का, दैट इज मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल जो आता है दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स। ठीक है, अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। फिर से मैं सेम वही एग्जांपल ले लेती हूँ, 3 और 6। तो 3 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 और 3, क्योंकि इसके अलावा तो किसी के टेबल में आता नहीं है 3। तो और 6 के क्या है, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। अब देखो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉमन है 1 और 3। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 and 3, कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 3। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 1 और 3 में बड़ा कौन सा है, 3। ओके, सो दिस इज HCF ऑफ 3 and 6। मतलब इसका मतलब आप समझ गए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सबसे पहले मल्टीपल आया है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो है दोनों नंबर का, दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इस तरीके से हम निकालते हैं HCF और LCM। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। येस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए करना, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए कि आपको नंबर को देखते ही कम से कम फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए तो पक्का पता होना चाहिए कि हाँ, नंबर्स को देखते ही आप जो रूल्स हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, नंबर को देखते ही आप चेक कर सको कि ये जो नंबर है ये 1 डिजिट, कोई भी 1 डिजिट नंबर है तो उससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ जो टेस्ट्स हैं उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि बहुत ही जल्दी हम बता सकते हैं
कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। इस तरीके से आप टेस्ट करके आप बहुत जल्दी आप बता सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एंड दैट इज फॉर ईच एंड एवरी डिजिट। एक 7 को छोड़ करके मैं सारे नंबर्स को बताऊंगी आपको 11 तक कि क्या डिविजिबिलिटी रूल है, कैसे आप नंबर को देखते ही बता सकते हो कि ये जो है ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बहुत बड़ा आपको नंबर दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ 2 1 6 7 8 3 4, इस तरीके से आपको नंबर दे दिया और पूछा गया कि दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ 8 और नॉट, ठीक है। तो इस पूरे नंबर को आप डिवाइड करने की बजाय जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है, आप उसको अगर आप लगाओगे तो बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ध्यान से सुनना है और इसे याद भी रखना है हमेशा के लिए कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी डिजिट क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिजिट विच इज़ 2। तो फर्स्ट नंबर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर यूनिट प्लेस पे ये तो आपको पता ही है, 2 के लिए मतलब इवन नंबर होना चाहिए कोई भी नंबर। अगर कोई भी नंबर इवन नंबर है तो दैट विल बी डिविजिबल बाय 2 फॉर श्योर, है ना। और इवन नंबर है कि नहीं है वो हम कैसे चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस पे अगर हमें 0 2 4 8 या 6 मिल जाता है, 6 एंड 8 अगर मिल जाता है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ही आसान है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 3। अब 3 डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है आपको ये चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, द सम ऑफ द डिजिट्स, आप क्या करोगे, सभी सारे जो भी जितने भी डिजिट्स हैं नंबर में उन सब का आप सम करोगे। सम ऑफ द डिजिट्स which should be divisible by 3, ठीक है, should be divisible by 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 65, ठीक है। अब आप इसको चेक करने की बजाय कि आप इसको चेक करोगे कि ये डिविजिबल मतलब इस तरीके से डिवाइड करने की बजाय आप सीधा क्या करोगे, 6 + 5 इज 11 एंड 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट इज वाई 65 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा आपका ये काम। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट इज 4। सो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इज, अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो अगर डिविजिबल होते हैं, वो इफ दैट आर डिविजिबल बाय 4 दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज द नंबर विल बी नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, दे शुड बी डिविजिबल बाय 4, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट क्या हो, अगर लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज 5। 5 के लिए तो बहुत ही आसान सा रूल है, दैट इज 0 एंड 5 अगर यूनिट प्लेस पे है, अगर ये दोनों नंबर्स यूनिट प्लेस पे हैं तो वो नंबर डिविजिबल है 5 से, नहीं तो नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। यस, सो नेक्स्ट इज 6। 6 के लिए क्या है, इफ द नंबर इज divisible by 3 and 2, ठीक है। इन दोनों के लिए आप चेक करोगे, 3 और 2 से अगर वो डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होंगे, 6 से नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी अगर मैं ऑड नंबर लिख देती हूँ, अगर मैं कोई ऑड नंबर लिख देती हूँ तब तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही नहीं ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर ये ऑड नंबर है इसका मतलब 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा 2 से। अगर ये इवन नंबर है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 से तो डिविजिबल हो ही गया क्योंकि ये इवन नंबर है। अब नेक्स्ट मुझे सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करना पड़ेगा कि 3 से ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। और 3 का तो बहुत ही सिंपल है, 8 + 2 10, 10 + 6 इज 16, 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट डिवाइड, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट विल बी, आई विल डिस्कस विद 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट नंबर, इफ लास्ट 3 डिजिट नंबर
इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 8, तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप सिर्फ लास्ट 3 डिजिट नंबर आप देख लोगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट नंबर हैं उनको आप 8 से डिवाइड करके देख लोगे कि अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा जो बड़ा नंबर है दैट विल बी ऑल्सो दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 8 से, है ना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट इज 9। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है कि उनका आप सम करोगे, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर उनके डिजिट्स का सम कितना, जो भी नंबर गिवन है, अगर उनके डिजिट्स का सम जो है वो अगर 9 से डिवाइड होता है, अगर वो नंबर 9 का डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, तो वो जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 9 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 10। 10 के लिए तो बहुत ही सिंपल सा है, सबको ही पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो जो नंबर है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 10 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट नंबर इज 11। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई भी नंबर गिवन है तो आप क्या करोगे, आप ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स, जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका आप सम करोगे, और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका आप सम करोगे, उन दोनों का आप डिफरेंस लोगे। अगर वो डिफरेंस 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 11 का डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसको मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ नंबर, इस तरीके से मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे, सबसे पहली बात तो इवन या ऑड आप यहाँ से देखोगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है, तो ये ऑड, फिर उसके बाद ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, फिर ये ऑड हो गया। तो इन ऑड का आप सम ले लो, कितना आएगा, 2 + 4 6, 6 + 9 इज 15, 15 + 1 इज 16। ठीक है, अब ये जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं ये आप इनका भी सम ले लो, 6 + 3 इज 9, 9 + 2 इज 12। ठीक है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी 4। 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। मतलब आप समझे कि राइट साइड से आप देखोगे इवन प्लेसेस पे डिजिट्स और ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स कौन कौन से हैं, उन दोनों का आप सम लोगे और उनको आप डिफरेंस, उनको आप माइनस करोगे, और जो नंबर आएगा उसको आपको 11 से चेक करना है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। अगर डिविजिबल है तो वो पूरा बड़ा नंबर जो है वो भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो अब हमने जो भी सारी बेसिक चीज़ें थी HCF LCM में और कॉमन मल्टीपल्स, फैक्टर्स, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके के, किस टाइप ऑफ, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और सारे जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एग्जाम्स में एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट वी विल डिस्कस। Okay, so let's start with this question. So the first question is find HCF and LCM of the following. तो आपको इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, कॉमन फैक्टर्स निकालना। ठीक है, देखो आप इसको इस तरीके से बहुत ही लंबा सा बनाने की बजाय आप क्या कर सकते हो, आप 40,64 करो। ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स लेना स्टार्ट करो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर्स लेना स्टार्ट करती हूँ, 2 से करती हूँ क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगी। 2 20s are 40, so 2 3s are 6, 2 2s are 4, then again with 2, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 6s are 12, then again with 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16। अब देखो आप यहाँ पे अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है ना, अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बस यही थे इनके कॉमन फैक्टर्स जो दोनों को डिवाइड कर रहे थे, बस यहीं तक आया। इसके बाद कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब यहाँ तक तो आपका हो गया क्या, HCF।
तो HCF कितना आया आपका 40 और 60 का, 2 × 2 दैट इज़ 2 2 4, 4 2 8। समझ आया आपको मैंने क्या किया? 40 और 64 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं बस मैंने उन्हीं से डिवाइड किया, वो भी प्राइम नंबर्स ही लिए हैं मैंने, ठीक है। जब भी आप इस तरीके से निकाल रहे हो HCF और LCM निकाल रहे हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो सिर्फ प्राइम नंबर ही लेना है आपको, ठीक है। तो 40 और 64 के मैंने कॉमन प्राइम नंबर से स्टार्ट किया। 40 और 64 को दोनों को डिवाइड कर रहा है वो है 2, फिर अगेन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, अगेन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। लेकिन अब ऐसी स्टेज आ गई है कि दोनों को कोई भी एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगी और मैं HCF लिख दूंगी कि HCF तो हो गया 8। अब बात आती है LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो अब आप और भी फर्दर आप इसको करते जाओ। पहले मैं 5 से कर देती हूँ, 5 1 ज़ा 5, 8 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 5 8 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो उसके बाद 2, बिकॉज आई हैव टू टेक द प्राइम नंबर्स ओनली, तो फिर से 2 1, 2, फिर से 2 1, 1। आपको इस प्रोसेस को करते जाना है कब तक? जब तक आपका 1, 1 ना आ जाए, ठीक है। अब आप इस सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, करेक्ट। सो 2 2 4, 4 2 8, यहाँ तक तो हम कर चुके थे। दिस वाज HCF। देन 8 5 40, 80, 160 मल्टीप्लाई 2 इज 320। तो 80 40 और 64 का जो LCM है वो कितना आया हमारा? 320 आया, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देती हूँ ताकि मेरे को उस तरफ के लिए स्पेस मिल जाए। सो LCM इज 320। फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन, 12, 15 एंड 30। बिल्कुल सेम मैं उसी से करूँगी, उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करूँगी दोनों को। तो 12, 15 और 30, आप देखो कि कोई भी कॉमन ऐसा नंबर है, कॉमन फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, है कोई? 2 तो है नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, तो 3 से हम चेक करते हैं। तो देखो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 10 ज़ा 30। 3 ने तीनों को डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। 5 से अगर मैं करती हूँ तो वो इन दोनों को तो कर देगा बट इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 से करती हूँ तो 2 इन दोनों को कर देगा, 5 को नहीं कर पाएगा। तो मतलब अब यहाँ पे हो गया हमारा ख़त्म कि कॉमन फैक्टर्स तो ख़त्म हो गए, है ना। कॉमन फैक्टर सिर्फ मेरा क्या आया? 3 ही आया। इसका मतलब HCF मुझे डायरेक्ट पता चल गया कितना है HCF इन तीनों नंबर्स का? 3 है। अब मैं LCM निकालती हूँ। LCM के लिए तो आपको बस प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 5 तो नहीं होगा, सो 2 5 ज़ा 10 हियर, देन आई विल डू विद 5 1 1, देन आई विल डू इट विद 2 1, 1 आ गया 1, 1, 1। अब आप इन सब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा LCM। LCM विल बी 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो LCM कितना आया यहाँ पे? 60 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे HCF और LCM। अगर आपको 2 नंबर दिए हो या 3 नंबर दिए हो या 4 हो या 5 हो, कितने भी हो, अब आप आराम से HCF और LCM निकाल सकते हो कितने भी नंबर हो चाहे, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so I hope you understood this. Let's come to the next question. Yes, so the next question is, if the product of two numbers is 216 and their LCM is 36, find HCF, ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 नंबर है N1 और N2 इन 16 और LCM भी गिवन है कि LCM कितना है दोनों नंबर का? 36। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है HCF, ओके। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है और ये है कि जब भी आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ओके। कोई भी 2 नंबर व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग एनी 2 नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ओके। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों की वैल्यू दी हुई है ना, इन दोनों की आपको वैल्यू दी हुई है और दूसरा क्या दिया हुआ है? LCM भी दिया हुआ है, ये इसकी वैल्यू भी दी हुई है,
और पूछा क्या है आपसे, HCF पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इस टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप के क्वेश्चंस आना। अब होता क्या है, कभी कभी आपको इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, इन दोनों की वैल्यू दे दी जाएगी और दूसरा नंबर पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। कभी इन दोनों की वैल्यू दे दी जाएगी, HCF की वैल्यू दे दी जाएगी और आपको LCM पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में n1 मल्टीप्लाई n2 कितना दिया हुआ है, 216, विच इज़ इक्वल टू LCM कितना दिया हुआ है, 36 मल्टीप्लाई HCF। आपको HCF की वैल्यू चाहिए ना, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप इसको यहीं रहने दो, इस 36 को उधर ले जाओ, तो HCF कितना आ जाएगा, 216 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। तो HCF की वैल्यू कितनी आई, 216 डिवाइडेड बाई 36। अब आप इसको कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल करोगे, 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 8 2 1 0 8, 2 9 18, देन 2 5 10, 2 4 8, 9 6 54। तो HCF कितना आ गया यहाँ पे HCF आ गया 6। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। HCF है 6 और LCM दिया हुआ था 36। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 36 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया, 6 3 18, 19 20 21, तो आ गया ना 216, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। येस, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया सब कुछ आपको समझ आया। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। बहुत ही बेसिक से मैं शुरू कर रही हूँ मैथ्स को, तो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी क्लियरली हियर फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन कि अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, DSSB, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की या बैंकिंग एग्ज़ाम या SSC की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के नोट्स आपको अवेलेबल हैं यहाँ पे, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। आपको किसी भी जिस भी चीज़ की आपको नोट्स चाहिए उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।